तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 55 के बारे में। ये बात करेगा राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। सेलर और बायर के क्या क्या राइट्स और लायबिलिटीज हैं। तो इसने कहा, इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई विपरीत संविदा नहीं होती है तो मतलब ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है और पार्टीज अपनी मर्जी से शर्तें तय करेंगी। ठीक है। मैं अगर किसी चीज को बेच रही हूँ, यहाँ इस इलस्ट्रेशन में प्रियंका सेल कर रही है प्रॉपर्टी को, तो इनकी मर्जी है ये क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बायर निकिता के सामने रखती हैं। तो अगर इन्होंने कोई कॉन्ट्ररी कंडीशंस रखी हैं, कॉन्ट्ररी मतलब जो इस एक्ट में बता रखी है उसके अलावा अगर कोई बात अपनी मर्जी से रख रही है तो रख सकती हैं, बशर्ते कि लॉ इस बात की इजाजत देता हो। अदरवाइज अगर आपने तय नहीं किया, पार्टीज ने तय नहीं किया, तो आपको मदद कौन करेगा? ये एक्ट करेगा। तो देखिए, द बायर एंड सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का खरीदार और जो विक्रेता है, रिस्पेक्टिवली आर सब्जेक्ट टू द लायबिलिटीज, इनके राइट्स के साथ साथ क्या क्या होते हैं? दायित्व भी होते हैं। एंड हैव द राइट्स मेंशन्ड इन द रूल्स नेक्स्ट फॉलोइंग और सच ऑफ देम एज आर एप्लीकेबल टू द प्रॉपर्टी सोल्ड। ये कह रहे हैं बायर के और सेलर के राइट्स और लायबिलिटीज दोनों नीचे हमने रूल्स में 6 पैराग्राफ हैं, सबसेक्शंस हैं, उनमें आपको बता रखे हैं। उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसमें भी क्या क्या अधिकार और दायित्व मिलने वाले हैं उससे संबंधित वो भी आपको यहाँ बता रखा है। सबसे पहले यहाँ बता रखा है सेलर कब बाउंड है। द सेलर इज बाउंड। सेलर प्रियंका अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, ये बाउंड है, यानी इनकी ड्यूटी कह सकते हो, कर्तव्य कह सकते हो, लायबिलिटी कह सकते हो, क्या क्या है। सबसे पहली बात तो अगर उनको ये पता है कि उस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, जो किसको पता होगा? सेलर को ही पता होगा। अगर सेलर को अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी दोष का, डिफेक्ट का पता है तो उसे क्या करना चाहिए? बायर को बताना चाहिए। अगर सेलर को पता है कि मेरी प्रॉपर्टी 4 जगह पे मॉर्गेज करी हुई है मैंने, और बायर को पता नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। या फिर अगर उस प्रॉपर्टी में मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉल्ट है, मकान खरीदा हमने, हमें पता ही नहीं था भैया यहाँ पे ये नींव में प्रॉब्लम है, ये नाले के ऊपर बना हुआ है, इसमें आगे सो एंड सो प्रॉब्लम आ सकती है, हमें कुछ पता ही नहीं चला। दिखने में तो बड़ा बड़ा अच्छा समझ में आ रहा था, लेकिन उसमें ऐसे डिफेक्ट्स थे जिसके बारे में रहने पे ही पता लग सकता था, लेटर ऑन कुछ समय बाद ही पता लग सकता था, या फिर सेलर ही जानता था। तो सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को बताएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो यहाँ पे आगे आपको बता रखा है कि फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। फ्रॉडुलेंट एक्ट माना जाएगा, ये कपटपूर्ण कार्य माना जाएगा कि उसे दोषों को बताना जरूरी था। टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, जो इंपॉर्टेंट दोष है उसमें, डिफेक्ट है, वो बताएंगे। मटेरियल डिफेक्ट, यहाँ से चूना खराब था, ये कलर लगा हुआ था, ये नहीं बताया, इसकी बात नहीं कर रहे हम। मटेरियल इंपॉर्टेंट डिफेक्ट जिसका प्रभाव पड़ता हो, अगर उसे छुपाया गया। or in the seller's title thereto of which the seller is and the buyer is not aware, मतलब सेलर के टाइटल से संबंधित, मतलब बेचने वाले का स्वत्व ही नहीं था, बेचने वाले ने ये बताया नहीं भैया हम 4 भाइयों की प्रॉपर्टी है ये, हमारे पास इसके ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये अभी झगड़े की प्रॉपर्टी है, ऐसा बताया ही नहीं उसने। तो या तो टाइटल में दोष हो या मकान में ही, प्रॉपर्टी में ही कोई दोष हो, ये सेलर को पता है और बायर को नहीं पता, तो बताना पड़ेगा। और जिसके बारे में बायर सावधानी रख के अगर ऑर्डिनरी केयर से पता लगाना चाहे तो पता लगा भी नहीं सकता, ऐसा दोष है ना। नहीं तो देखने से पता लग जाता, वो वाली बात नहीं थी, ये ऐसे दोष थे जिसके बारे में केवल सेलर ही जानता था, तो उसकी जिम्मेदारी है कि बायर को बताए। दूसरी बात, अगर बायर कहता है, बी पॉइंट ही कहता है कि अगर बायर ये कहता है कि भाई आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप बता दो हमको, मैं कैसे मानूं कि ये निकिता जी कहती हैं प्रियंका जी आप मुझे डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए, मुझे क्या पता कि ये प्रॉपर्टी आपके ही नाम पे है। तो अगर बायर रिक्वेस्ट करेगा तो सेलर उसे डॉक्यूमेंट्स बताएगा, टाइटल डॉक्यूमेंट्स टू प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट। उसके रिक्वेस्ट करने पे एग्जामिनेशन के लिए सारी वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बताएगा जो सेलर के पोजेशन में है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तीसरी बात ये कह रहा है, अब वो मान लो कि भाई पेपर दे दिया अपन ने बायर को, है ना, अब वो बायर जो है वो उसके बारे में क्या करेगा, देखेगा कि उसमें सवाल आएंगे उसको देख करके कि अच्छा आपने मुझे जो बताया
ये फला फला, इसमें बात मुझे समझ में नहीं आई, इसमें कुछ और लिख रहा है, ये प्रॉपर्टी का जो नक्शा है ये कुछ और बता रहा है, इसका क्या मतलब है, इस व्यक्ति का नाम लिखा है, इसका क्या मतलब है, मतलब जो भी सवाल बायर के दिमाग में आ रहे हैं रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, वो उस क्या करेगा, पूछेगा। सेलर उसको बताने के लिए, जवाब देने के लिए बाध्य है। टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे नहीं कि उसने कोई ऐसी बात पूछ ली जो उसको पता ही नहीं है तो बताने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि सारे वो रिलेवेंट क्वेश्चंस ध्यान दिया जाए, नॉट इररिलेवेंट, रिलेवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी अगर पूछा जा रहा है, संपत्ति से संबंधित, जो जिसका सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं सेलर से, तो बायर जो है उसको जवाब देने के लिए सेलर बाउंड है। फिर ये कह रहा है ऑन पेमेंट और टेंडर ऑफ द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस, अगर कोई पैसा बकाया है, किसको लेना है पैसा, अब सेलर को, सेलर का कुछ पैसा बकाया है और वो पे कर दिया है ना, किसने, ऑन पेमेंट, पेमेंट कर दिया बायर ने, या टेंडर ऑफ द अमाउंट, टेंडर मतलब प्रस्ताव रखा है पेमेंट करने का कि जो ड्यू पैसा था आप ले लीजिए, तो वो क्या करेगा, जब पैसा आपके पास आ गया तो भैया आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो प्रॉपर कन्वेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी मिस्टर सेलर आपके पास पैसा आ गया है या हमने प्रस्ताव रख दिया है भाई आप आके फला तारीख को पैसा ले लो, तो इस स्थिति में आप प्रॉपर्टी को क्या करो, हमें ट्रांसफर कर दो, कन्विंस कर दो। when the buyer tenders it to him for execution at a proper time or place, सही समय और जगह पे क्या किया जाएगा, बायर को प्रॉपर्टी कन्वे करने का, एग्जीक्यूशन यानी परफॉर्मेंस करने का काम किया जाएगा। फिर ये कह रहा है ई पॉइंट कि भाई जब हमने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किया, आपको कल मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन इज अ डिफरेंट थिंग और कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इज अ डिफरेंट थिंग। हमने संविदा को बनाया आज की तारीख में और 3 महीने बाद अपन उसका एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन करेंगे। अगर यहाँ पे प्रियंका जी को पता है कि मेरी एक्स नाम की प्रॉपर्टी 3 महीने बाद किसकी हो जाएगी, निकिता जी की हो जाएगी, तो अब कोई भी उस प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाए, उसको नुकसान करे, उसके पेपर्स को नुकसान करे, तो प्रियंका जी कह रही है जाने दो, अब तो निकिता खरीदने ही वाली है 3 महीने में, चलेगा क्या, सेलर को क्या करना पड़ेगा, तब तक उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना पड़ेगा जब तक कि वो हैंडओवर नहीं कर देता, एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर देता। तो ये कह रहा है बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसके बीच में, कौन सी तारीख के बीच में, जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्रॉपर्टी की डिलीवरी हुई, टू टेक एज मच केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी की सावधानी से वो क्या करेगा, देख रेख करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो टाइटल के हैं उससे संबंधित जो उसके पोजेशन में है उनकी देख रेख करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन को करनी चाहिए, एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति से अपन जैसी अपेक्षा करते हैं कि वो जिस तरीके से सावधानी से चीजों को रखेगा वैसे उसे सावधानी से चीजों को रखना चाहिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई पोजेशन भी दे दो, कब्जा दे दो, तो ये कह रहा है टू गिव ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड, जब ऐसी रिक्वायरमेंट हो, अपेक्षा हो, किसके द्वारा, बायर के द्वारा, तो जिसको भी वो डायरेक्ट करेगा या तो खुद बायर को या बायर जिसको डायरेक्ट करेगा उसको क्या दे देगा, प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है जी पॉइंट, देखिए एक्स नाम की जो प्रॉपर्टी है वो जब तक ये प्रॉपर्टी बायर की नहीं होगी, तो उस प्रॉपर्टी का जितना 3 महीने अपन ने टाइम लिया कि कॉन्ट्रैक्ट आज अपन ने बनाया, 3 महीने बाद इसका क्या होना है, परफॉर्मेंस होना है, तो उस 3 महीने तक बिजली का बिल, किराया या कोई टैक्स का अमाउंट पे करना है या कोई इसको मॉर्गेज कर रखा था तो ब्याज की रकम देनी थी, कौन देगा दोनों में से, सेलर ही देगा। क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है क्या, नहीं, सेल के कॉन्ट्रैक्ट पे अभी क्या हुआ है, स्वामित्व का अंतरण नहीं हुआ, अभी तो मालिक कौन है, सेलर ही है, तो पैसा कौन चुकाएगा, जो बकाया होगा सेलर चुकाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे यही बात आपको जी पॉइंट में बता रखी है, टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट, वो सारे पब्लिक चार्जेस और रेंट एक्रू ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो संपत्ति से संबंधित बकाया है पैसा, अप टू द डेट ऑफ द सेल,
विक्रय की तारीख तक, विक्रय के बाद तो वो जाने, उसका काम जाने बायर, लेकिन विक्रय तक कौन देगा? सेलर देगा। द इंटरेस्ट ऑन ऑल एनकम्बरेंसेस ऑन सच प्रॉपर्टी ड्यू ऑन सच डेट, वो सारा ब्याज जो बकाया हो गया है, जो एनकम्बरेंस भार, यानी कि अगर कोई मॉर्गेज वगैरह क्रिएट किया गया है, बंधक क्रिएट किया गया है, उसके द्वारा कोई ब्याज का पैसा है या कोई और चार्ज क्रिएट किया गया है और प्रॉपर्टी पे पैसा देना बकाया है सेलर को, तो सेलर देगा। एंड एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज सोल्ड सब्जेक्ट टू एनकम्बरेंसेस to discharge all encumbrances on the property then existing, मतलब ये कह रहा है जब प्रॉपर्टी बेची जानी है, 3 महीने बाद बेची जानी है, तो उस प्रॉपर्टी पे अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कोई भार है, तो उसको क्लियर करके दो, फ्री करके दोगे ना बायर को। दो, बायर को आपने 2 करोड़ बताया था प्राइस, और आपने कहा था कोई चार्ज नहीं है इस पे, कोई भार नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है, तो आप उस तारीख के पहले पहले फ्री करके दो प्रॉपर्टी। अनलेस एंड अनटिल आपने कहा था कि हम मॉर्गेज के साथ ही आपको दे रहे हैं और बायर रेडी था। अगर बायर मॉर्गेज के साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट को करने को तैयार था, यानी आगे का ब्याज वो देने को तैयार था, तो बात अलग है। अदरवाइज उसे फ्री करके दोगे आप प्रॉपर्टी। बताइए यहाँ पे जो कुछ भी पॉइंट्स हैं सब क्लियर हैं या कोई डाउट? ऑनलाइन में सबको क्लियर है या कोई क्वेरी आप लोगों की? मैम क्लियर है। ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट, सबसेक्शन 2 इसका क्या कहता है? ये कहा कहता है द सेलर शैल बी डीम्ड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर that the interest which the seller professes to transfer to the buyer subsist and that he has power to transfer the same। ये कह रहा है ये माना जाएगा, डीम्ड मतलब समझा जाएगा कि ये सेलर कह रहा है ना मैं ये बेच रहा हूँ प्रॉपर्टी, तो हम ये मान के चलेंगे कि सेलर ऑथोराइज्ड है, तभी ऐसा कह रहा है। सेलर ऐसी अधिकारिता रखता है, हमने कल पढ़ा था अधिकारिता कौन रखेगा, सेलर कौन हो सकता है? जो खुद प्रॉपर्टी का एंटाइटल हो, हकदार हो, स्वामी हो, ओनर हो और कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंसी कहाँ है? जो हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में बात की, सेक्शन 11 और 12 कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कह रहा है मैं बेचने की अधिकारिता रखता हूं, तो इसके पास वो सारी कॉम्पिटेंसी यानी पावर है, वो ऑथोराइज्ड है और कॉम्पिटेंट भी है बेचने के लिए, ये समझा जाएगा। लेकिन ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेल इज मेड बाय अ पर्सन इन अ फिड्यूशियरी कैरेक्टर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो विश्वास आश्रित संबंधों में किया जाता है, ऐसे नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो फिड्यूशियरी नेचर के हैं, तो he shall be deemed to contract with the buyer that the seller has done no act whereby the property is encumbered or whereby he is hindered from transferring it। मतलब जब कोई व्यक्ति फेथ के ऊपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होता है, तो उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा बायर को कि मैंने अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं किया, आपको मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर कोई छुपा हुआ चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई किसी तरीके का यहाँ पे लोन नहीं लिया गया है, ये फ्री है प्रॉपर्टी। ये उसे फेथ दिलवाना पड़ेगा अगर की फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, क्योंकि वहां फिर क्या नजर आता है, सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो सकता है, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर का प्रभाव हो सकता है। फिर इसने कहा कि जो बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, बायर ने प्रॉपर्टी खरीदी है तो बायर के साथ साथ किसको मिल जाएंगे, आगे जिन लोगों को ट्रांसफर होंगे। बायर निकिता ने आगे सपोज एक्स को ट्रांसफर किया, वाई को किया, फिर वाई से जेड को हुआ, जितने भी लोगों को ट्रांसफर हुआ या जो लोग इनके हित के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा। The benefit of the contract mentioned in this rule shall be annexed to and shall go with the interest of the transferee as such and may be enforced by every person in whom that interest is for the whole or any part therefrom from time to time vested। मतलब समय समय पे एक अंतरिति के द्वारा जो आगे आने वाले अंतरिति होंगे उन सबको भी वही हित जाएगा जो किसको मिलेगा, अंतरिति यानी ट्रांसफरी यानी क्रेता को मिलेगा। आगे आने वाले जितने लोग होंगे उनको वही मिलने वाला है, इसीलिए इस बायर को बहुत सावधानी से प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी कि मेरे पास जो आए वो बेटर टाइटल ही आए। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं? कल आप लोगों को मैंने कहा था पढ़ के आना, पढ़ के आए हैं क्या ये लैंग्वेज? कौन कौन पढ़ के आया था? आपने पढ़ा दोनों ने? और नहीं? ऑनलाइन में कोई पढ़ के आया था? मैंने कहा था कि देखना एक बार इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है।
पढ़ के आया कोई ऑनलाइन में? नहीं? चलिए, अब थर्ड पॉइंट देखिए, ये कह रहा है वेयर द होल ऑफ द परचेज मनी हैज बीन पेड टू द सेलर। जहां पूरा पैसा 2 करोड़ मांगा था, 2 करोड़ सारा किसने दे दिया? बायर ने सेलर को दे दिया। ही इज ऑल्सो बाउंड टू डिलीवर टू द बायर ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। तो सेलर भी क्या करेगा? जब सारा पैसा दे दिया, आपको कुछ भी बकाया नहीं है, तो आपके पास जो संपत्ति है वो भी दे दो, उससे संबंधित दस्तावेज भी दे दो। तो सारे डॉक्यूमेंट जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेलर के पोजीशन में है वो किसको दे देगा? बायर को दे देगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है, हमने कहा ये डॉक्यूमेंट्स इसको देने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब ऐसी पोजीशन है जबकि सेलर डॉक्यूमेंट्स बायर को नहीं देगा, वो अपने पास ही रखेगा। ऐसी परिस्थिति बताओ। तो वो परिस्थिति आपको यहाँ बताई गई है। यहाँ पोजीशन क्या है? सपोज ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का एक भाग किसने रख लिया अपने पास? सेलर ने रख लिया। मैं आपको दो सर्कमस्टांसेस बताऊंगी। पहली सर्कमस्टांसेस क्या कह रही हैं? जहां पे पूरी प्रॉपर्टी हमने बायर को नहीं दी, उस प्रॉपर्टी का एक भाग सेलर ने अपने पास रखा है। तो अब डॉक्यूमेंट को तो टुकड़े करके नहीं देंगे ना दो लोगों को, भैया एक टुकड़ा तू रख ले, एक मैं रख लूं। भूखंड की प्रॉपर्टी के तो हिस्से कर दिए अपन ने, टाइटल डॉक्यूमेंट एक ही था ओरिजिनल। अब क्या करें? अब क्या होगा? सेलर अपने पास ये डॉक्यूमेंट्स रख सकता है। तो पहली पोजीशन तो क्या आई कि सेलर अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स को तब रख सकता है जब उस संपत्ति का एक हिस्सा वो अपने लिए रख रहा हो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि बायर कहे भैया मैं खाली हाथ, मेरे पास भी तो कुछ हो, तो ये एक कॉपी तो इसको देगा ही देगा, अटेस्ट करा के, जीरोक्स कॉपी करवा के अटेस्टेशन करा के वो देगा इसको। साथ में जब कभी भी ओरिजिनल कॉपी की जरूरत पड़ जाए और बायर सेलर को कहे, तो इसकी रिक्वेस्ट पर सेलर को वो डॉक्यूमेंट इसे देने पड़ेंगे। कहीं इसको दिखाने हैं किसी जगह, आगे और ट्रांजेक्शन करना है, तो ये कह रहा है भैया वो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये डॉक्यूमेंट इसे दिखाएगा। पहली पोजीशन ये हो गई। दूसरी पोजीशन क्या हो रही है कि बायर यहाँ पे एक नहीं है। सपोज यहाँ पे 4 बायर हैं, निकिता के साथ साथ यहाँ पे 3 लोग और हैं। इन चारों लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है? ये प्रॉपर्टी खरीदी है। अब किसको दें ये डॉक्यूमेंट्स? तो जिसके पास सबसे ज्यादा हिस्सा हो, जिसके पास 60% प्रॉपर्टी है, उसके पास ये क्या होने चाहिए? पेपर। निकिता ने क्या किया? 60% प्रॉपर्टी अपने पास रखी। तो सबसे ज्यादा जिस बायर के पास प्रॉपर्टी होगी, तो डॉक्यूमेंट्स किसके पास जाएंगे? उसी बायर के पास जाएंगे। और फिर वही सीन होगा, बाकी लोग कहेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट, इनको एक एक कॉपी दे दो, जब ये मांगे तब ओरिजिनल इन्हें दिखा दो। फिर अब ये बार बार मांगे तो ये तो बार बार हर 15 दिन में आपको परेशान कर रहा है। लाओ भैया, और इतनी दूरी का रास्ता भी है, और अपन बार बार पेपर लेना फिर संभाल के रखना, हेडेक हो रही है ना। उसका खर्चा कौन देगा? ये खुद ही देगा। परेशानी हमें जो आ रही है, अब इसका जो भी हमारे खर्चे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो सब कौन बेयर करेगा? ये बेयर करेंगे बायर्स, जो पेपर्स चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले वाली पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि जहां पूरा पैसा दे दिया गया है सेलर को, तो सेलर भी बाउंड है कि वो डॉक्यूमेंट जो उसके पोजेशन में दे देगा, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, ए कंडीशन क्या बता रखी है आपको? ए बता रखी है वेयर द सेलर रिटेन्स एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। जहां सेलर किसी प्रॉपर्टी के एक भाग को अपने पास रखता है, रिटेन करता है, कंप्राइज्ड इन सच डॉक्यूमेंट, और उसके डॉक्यूमेंट एक ही हैं, उसी प्रलेख में है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन देम ऑल। तो वो सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स, टाइटल डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकता है। वेयर द होल ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू डिफरेंट बायर्स, और जहां पूरी संपत्ति अलग अलग क्रेताओं को बेची गई है, द बायर ऑफ द लॉट ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एंटाइटल्ड टू सच डॉक्यूमेंट्स। वो बायर जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है या भाग है, वो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखेगा। बट इन केस, लेकिन पहले वाली स्थिति में सेलर जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट है, और दूसरी वाली स्थिति में वो बायर जिसके पास ज्यादा हिस्सा है या ग्रेटर वैल्यू की प्रॉपर्टी है, वो बाउंड होंगे, इज बाउंड अपॉन एवरी रीजनेबल रिक्वेस्ट बाय द बायर। रीजनेबल रिक्वेस्ट, कि बायर जब भी रीजनेबल रिक्वेस्ट करेगा, या कोई भी अन्य बायर
जो ज्यादा बायर हैं उनमें से कोई रिक्वेस्ट करेगा, जैसा भी केस हो, एट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट, उनके खर्चे पे जो रिक्वेस्ट करने वाले लोग हैं, टू प्रोड्यूस द सेट डॉक्यूमेंट्स, उनकी रिक्वेस्ट पर उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएगा, उनकी ट्रू कॉपीज देगा, उनका सार एक्सट्रैक्ट यानी सार लेने को कह सकता है, देयर फ्रॉम एज ही मे रिक्वायर, and in the meantime the seller or buyer of the lot of greatest value as the case may be shall keep the said documents safe, uncancelled and undefaced. ये कह रहा है कि और जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से सुरक्षित सेफ रखेगा ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि वो न सिर्फ आपकी बल्कि अन्य लोगों की भी संपत्ति शो करता है। लेकिन सिवाय कौन सी सिचुएशन के, अनलेस प्रिवेंटेड फ्रॉम सो डूइंग बाय फायर और अदरवाइज इनएविटेबल एक्सीडेंट, मकान में आग लग गई, कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिसको हम चाह के भी रोक नहीं सकते थे, तो उसमें तो बेचारा वो व्यक्ति भी क्या करेगा, उसके खुद के डॉक्यूमेंट भी खत्म हो गए, तो उसमें तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं कहते, लेकिन बाकी स्थितियों में उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। बताइए, ये बात समझ में आई? सबसेक्शन 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन, हिंदी में भी पढ़ लीजिए आप, कहीं कोई भाषा में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो। लैंग्वेज पढ़ लो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि आप लोगों को लेटर ऑन कोई क्वेश्चन ना रहे। विलंगम मतलब भार हो गया उस संपत्ति पे, वो मॉर्गेज के रूप में, बंधक के रूप में भी हो सकता है या अन्य किसी भार के रूप में भी हो सकता है। कि जैसे अगर आपने किसी संपत्ति को मॉर्गेज बंधक पे रखा हुआ है, तो अब बैंक को हमें क्या देना पड़ेगा, या क्रेडिटर जिसको आपने बंधक रखवाई है उसका लोन ले रखा है तो ब्याज देना पड़ेगा ना, तो वो विलंगम कहलाया। और ऐसे ही भार है कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा भाई इस प्रॉपर्टी का जो भी किराया आता है वो मेरी डॉटर इन लॉ को जाएगा हर महीने, खर्चा है पानदान के रूप में, मेहर की रकम के रूप में, हिंदू लॉ में कहिए चाहे मोमडन लॉ में कहिए, कि इसका जो रेंट आएगा वो फला व्यक्ति को भरण पोषण भत्ते के रूप में जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो क्या है, भार, तो फ्री करके देना पड़ेगा ना। पता चले निकिता जी ने तो प्रॉपर्टी खरीदी और कोई एक्स आ गया, भाई भरण पोषण भत्ता मुझे चाहिए हर महीने इस प्रॉपर्टी का किराया, अब इन्होंने तो सोच के खरीदी कि 50,000 किराया आ रहा है, पता चले 40,000 तो जाना है हर महीने भरण पोषण, तो ये लाइएबल है क्या? फ्री करके किसको देनी पड़ेगी? सेलर को देनी पड़ेगी। बताओ, और कोई बात? कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इजी लगता है ना, और भाषा पढ़ो तो ओ माय गॉड कितनी भारी है, कैसे होगी, ऐसे हो जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं सबसेक्शन 4, द सेलर इज एंटाइटल्ड। अभी तक हमने बात की कि सेलर बाउंड कब कब है, उसके कर्तव्य क्या क्या हैं, अब इसे क्या मिलेगा। ये कह रहा है जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तब तक उस प्रॉपर्टी के जितने भी रेंट आ रहे हैं, बेनिफिट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो सेलर के हैं। उस प्रॉपर्टी का कोई किराया आ रहा है, कोई फायदा आ रहा है, वो सारा किसको मिलेगा? सेलर को मिलेगा। To the rents and profits of the property till the ownership thereof passes to the buyer, जब तक स्वामित्व का अंतरण नहीं होता तो फिर उसे क्या मिलेगा? सारे वो प्रॉफिट्स मिलेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर, जो बी पॉइंट है उसका एसेंस बताती हूँ, कि जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रियंका जी ने ये एक्स प्रॉपर्टी का पोजेशन किसको दे दिया? बायर निकिता जी को दे दिया। इसका पैसा अभी क्या है? अगर इसका पैसा पार्टली ड्यू है या पूरा ही पैसा ड्यू है, तो सेलर किस बात के लिए एंटाइटल है? कि इस प्रॉपर्टी पे एक तरीके से क्या है? चार्ज है, जब तक ये ड्यू पेमेंट नहीं कर दिया जाता। ये एंटाइटल है इस बात के लिए कि प्रॉपर्टी तो मैंने आपको दे दी लेकिन मेरा बकाया पैसा मुझे मिलने का हक है, ये कह रहा है ये, है ना। वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, जहां हमने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया है बायर को,
बिफोर पेमेंट ऑफ द होल ऑफ द परचेज मनी, इससे पहले कि पूरा पैसा आए हमने ओनरशिप दे दी। क्या अपन ऐसा दे सकते हैं? क्या ओनरशिप देते समय ही पैसे देना जरूरी नहीं होता? यस, ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है सेल, ना कि पोजेशन का, ना कि पेमेंट का। आपने कल पढ़ा है कि पेमेंट लेटर ऑन भी दिया गया है, डजेंट मैटर। पोजेशन अगर लेटर ऑन दिया गया है, डजेंट मैटर। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या जरूरी चीज कन्वे होती है? ओनरशिप। तो ये कह रहा है टू अ चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द बायर, जो बायर को हैंड में आपने प्रॉपर्टी दे दी, संपत्ति दे दी, उसके ऊपर क्या क्रिएट हो गया? एक चार्ज क्रिएट हो गया है, भार क्रिएट हो गया है सेलर का, क्योंकि पैसा उसे नहीं मिला। एनी ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा ट्रांसफरी जिसे बिना प्रतिफल के भी आगे प्रॉपर्टी दे दी गई हो, उसके लिए भी भार है, मतलब वो भी जिम्मेदार है कि पैसा चुकाना पड़ेगा। और एनी ट्रांसफरी विथ नोटिस ऑफ द नॉन पेमेंट, ऐसा ट्रांसफरी जिसे नॉन पेमेंट का नोटिस है। ऐसा निकिता जी ने आगे जिसको ट्रांसफर किया उन्हें ये नोटिस है कि इसका भुगतान नहीं हुआ, सेलर का पैसा नहीं गया, तो वो ट्रांसफरी भी जिम्मेदार होगा भुगतान करने के लिए। फॉर द अमाउंट ऑफ परचेज मनी, मतलब ये बता रहा है कि आगे से उस क्रेता पे तो है ही, क्रेता ने आगे अगर किसी को ट्रांसफर कर दिया, वो कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसे बिना प्रतिफल के ट्रांसफर किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे नोटिस है कि पैसा नहीं गया है, अभी भुगतान नहीं हुआ है, वो पे करेंगे फॉर द अमाउंट ऑफ द परचेज मनी और एनी पार्ट देयर ऑफ रिमेनिंग अनपेड एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट और पार्ट ऑफ द डेट ऑन विच द पोजेशन हैज बीन डिलीवर्ड। पैसा तो चुकाएंगे ही, ड्यू पैसा तो ये चुकाएंगे ही। अब इन्होंने 1 साल बाद चुकाया, तो 2 करोड़ का जो पैसे का 1 साल का ब्याज हो गया, वो ही कितना हो गया मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, वो भी चुकाना पड़ेगा। आपने पैसा तो दिया, लेकिन कब दिया? 1 साल बाद। तो उस बीच तो इंटरेस्ट ही इतना बन गया, वो 2 करोड़ रुपए किसी को लोन पे दे देता तो ही उसको इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता। तो वो ब्याज की रकम भी यहाँ पे वो ट्रांसफरी चुकाएगा, क्योंकि उसने उसको पेमेंट नहीं किया है, इसके लिए सेलर एंटाइटल है। अब आ जाती है बात, बायर किस बात के लिए बाउंड है? बायर इस बात के लिए, सबसे ए पॉइंट जो है ये कहता है कि बायर इस बात के लिए बाउंड है कि प्रॉपर्टी की ऐसे बेनिफिट्स जिसके बारे में बायर को तो नोटिस में आ गया, सेलर के नोटिस में नहीं है, और जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे प्रियंका जी ने जब अपनी प्रॉपर्टी निकिता जी को बेचने के लिए बात की, निकिता जी ने उस प्रॉपर्टी को विजिट किया, तो इन्हें पता चला यहाँ तो एक माइन है और बहुत इंपॉर्टेंट माइन है, यहाँ से मुझे काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और जब बातों बातों में सेलर से पता किया, तो इन्हें पता लगा सेलर इज नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि सेलर ने, प्रियंका ने भी ये प्रॉपर्टी किसी से ली, फिर आगे किसी को पास ऑन कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया था, तो इनको खुद को भी, सेलर को पता नहीं था कि मेरी प्रॉपर्टी में ऐसी खान है जिसका कि मुझे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कई गुना ज्यादा हो सकती है। तो सेलर को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पता नहीं था, जो जो किसके नोटिस में आ गया? बायर के। अब बायर को लगा इतनी इंपॉर्टेंट चीज और मुझे इतने कम दामों में मिल रही है, ले लो फटाफट। क्या करना पड़ेगा? इसे बताना पड़ेगा, सेलर को बताना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपकी प्रॉपर्टी का है जो आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा कपटपूर्ण अंतरण, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहलाएगा। जैसे आपने इससे पहले फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर पढ़ा था क्या, कि सेलर अगर डिफेक्ट्स को नहीं बताएगा तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है। तो पहली बात तो ये पढ़ी आपने, to disclose to the seller any fact as to nature or extent of the seller's interest in the property of which the buyer is aware। सेलर जो है उसको डिस्क्लोज करेगा ऐसे किसी भी तथ्य के बारे में जो बायर तो अवेयर है, लेकिन किसी वजह से सेलर अवेयर नहीं है, और वो ऐसी बात है जो कि उसके इंटरेस्ट में, यानी सेलर के इंटरेस्ट में इंक्रीज करेगी, बढ़ोतरी करेगी। देखिए, फिर कह रहा है टू पे और टेंडर एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द सेल द परचेज मनी टू द सेलर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो पैसा तो चुकाओगे, यहाँ पे पेमेंट करोगे, सही समय पे करोगे, सही जगह पे करोगे,
जो व्यक्ति ये बता रहा है सेलर, या तो सेलर को करो, या सेलर ने जिस व्यक्ति को डायरेक्ट किया उसे पेमेंट करोगे आप। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी इज सोल्ड फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो कि सेलर ने प्रॉपर्टी के बारे में बेचते समय कहा था कि भैया इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई लोन नहीं ले रखा, फ्री है ये प्रॉपर्टी, the buyer may retain out of the purchase money the amount of any encumbrances on the property existing at the date of the sale। बाद में उसे पता चलता है कि इसके ऊपर तो कोई लोन ले रखा है इन्होंने, तो वो उस पैसे को क्या करेगा, परचेज मनी में से अपने पास रोक लेगा। उसे पता चला 25 लाख का लोन ले रखा है इन्होंने, मुझे तो कहा कि फ्री है प्रॉपर्टी, तो 25 लाख रुपए क्या करेगा, अपने पास रोक के बाकी पैसा वो देगा। अब फिर सी पॉइंट कहता है कि भैया आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो गई ना, तो ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद जब मकान आपने खरीद लिया तो ओनरशिप किसके साथ साथ चलता है, सॉरी, रिस्क जो होता है वो किसके साथ चलता है, ओनरशिप के साथ चलता है। जोखिम हमेशा, ये अपन उसमें पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कि जोखिम हमेशा संपत्ति के साथ ट्रांसफर हो जाता है, तो जिसकी ओनरशिप जोखिम भी उसका। सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, अब सेलर फ्री, अब वो प्रॉपर्टी किसकी है, बायर की। अब उसमें कोई नुकसान हो रहा है, वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वैल्यू में डेप्रिसिएशन आ रहा है, सारा जिम्मा किसका है, खरीदार का। तो ये कह रहा है जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो कोई भी नुकसान, डिस्ट्रक्शन, इंजरी, डिक्रीज हुआ है वैल्यू में प्रॉपर्टी की, तो सारी की सारी वो बायर की है। उसके बाद ये कह रहा है कि वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है बिटवीन हिमसेल्फ एंड द सेलर टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट विच मे बिकम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब पहले पैसा कौन चुका रहा था, रेंट वगैरह कौन चुका रहा था, सेलर चुका रहा था। अब कौन चुकाएगा, ओनरशिप जिसकी है वही चुकाएगा। पब्लिक चार्जेस हो गए, रेंट हो गए, इंटरेस्ट हो गया, वो सब किसको चुकाने हैं, इसको चुकाने हैं जो ड्यू पैसा हो जाता है। अब बायर एंटाइटल किस बात का है, तो ए पॉइंट कहता है जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है उस प्रॉपर्टी में कोई भी प्रकार का फायदा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वो सारी बायर की ही होगी। इंक्रीमेंट हो गया, बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट्स हो गए, वो सारे किसके हैं, बायर के हैं। अब यहाँ पे जो बी पॉइंट है उसका एसेंस बताती हूँ आपको। उसका एसेंस क्या कह रहा है, ये कि अगर मान लीजिए सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाता, किसी वजह से ये ट्रांजेक्शन अगर पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे बायर ने सपोज कुछ पैसा एडवांस यहाँ पे सेलर को दे दिया था, लेकिन ये ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा, जिसमें अगर फॉल्ट यहाँ बायर की ना हो, ठीक है। अब टाइटल डॉक्यूमेंट इसने कहा था पूरे हैं, इसने कहा था कि मॉर्गेज नहीं है, कोई एनकम्बरेंस नहीं है, लेकिन ये सब झूठे स्टेटमेंट निकले, तो बायर कहता है भैया नहीं लेनी मुझे ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, तो ये मना कर रहा है। लेकिन इसने क्या कर रखा है, पैसा दे रखा है एडवांस, क्या वो पैसा वापस नहीं लेगा, है ना। इसने 20 लाख रुपए दे रखे थे, प्रॉपर्टी भी इसके पास नहीं है, तो 20 लाख रुपए इससे लेगा कि नहीं लेगा, वो 20 लाख रुपए इससे लेने का अधिकारी है। और इसके अलावा अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग जिसमें कंपनसेशन भी रिक्वायर्ड है, तो उस कंपनसेशन के लिए भी ये क्लेम कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा ये अननेसेसरी मना नहीं कर रहा हूं, अगर ये मना कर रहा है तो फिर यहाँ पे दूसरी पार्टी के अपने राइट्स अराइज हो जाएंगे। unless he has improperly declined to accept delivery of the property। ये ही किसके लिए यूज हो रहा है, ऊपर बायर लिखा है देखिए, बायर इज एंटाइटल्ड। तो ये कह रहा है जब तक वो प्रॉपर्टी को लेने से गलत तरीके से इनकार नहीं करता, मतलब वो एक एक्सेप्शन हो गया कि इम्प्रॉपर तरीके से उसने मना किया संपत्ति को लेने से, तो लेकिन वो किस बात के लिए हकदार है, टू अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी एज अगेंस्ट द सेलर एंड ऑल पर्संस क्लेमिंग अंडर हिम to the extent of the seller's interest in the property for the amount of any purchase money properly paid by the buyer in anticipation of the delivery and interest on such amount। मतलब ये अब ये संपत्ति के ऊपर बात बता रहा है, बायर के ऊपर नहीं। ये कह रहा है बायर तो सेलर तो जिम्मेदार हुआ ही हुआ, ये जो प्रॉपर्टी है वो भी चार्ज क्रिएट हो गया इसके ऊपर। ये चार्ज इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्रिएट हो गया, मैंने 25 लाख दे रखे थे,
ये 25 लाख मुझे नहीं मिले हैं जब तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी चार्ज है, हार है कि वो 25 लाख मुझे मिलने चाहिए, ये आगे किसी को भी ट्रांसफर हुई है तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये पेमेंट वापस करने का जिम्मा है। जब तक कि ये पेमेंट नहीं कर देते वो चार्ज में ही रहेगी। ये हक है इसका लेने का। साथ में वो पैसा जो दिया है अपन ने 25 लाख, वापस आने में 2 साल लग गए हैं तो इसका जो ब्याज होगा वो भी लेंगे हम। फिर ये कह रहा है when he properly declines to accept the delivery, जब ये सही तरीके से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, मतलब इसके पास आधार है बायर के पास कि भाई मुझे संपत्ति नहीं लेनी, इनकार कर रहा है, तो जो अर्नेस्ट मनी एडवांस के रूप में उसने कोई पैसा दिया है, एंड फॉर द कॉस्ट इफ एनी अवॉर्डेड टू हिम ऑफ a suit to compel specific performance of the contract or to obtain a decree for its rescission। अब ये आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिलीफ मिलते हैं। देखो हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो एडवांस पैसा कुछ दिया, अर्नेस्ट मनी दी है, वो ये वापस मांग सकता है। फिर ये कह रहा है अगर सेलर का था डिफेक्टिव टाइटल, सेलर की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या एनकम्बरेंस है, फिर भी वो किस पे दबाव डाल रहा है, बायर पे दबाव डाल रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ले आता है। अब सूट ले आया तो डिफेंड तो करना ही पड़ेगा ना अपने को, तो बायर डिफेंड कर रहा है, डिफेंड करने में एडवोकेट भी अपॉइंट हो रहा है, खर्चा भी लग रहा है, तो अब इसका जितना खर्चा लगा वो खर्चा भी अननेसेसरी लग गया, क्योंकि ये तो प्रॉपर्ली इसके पास ग्राउंड थे, लेकिन बेवजह 50,000 रुपए का खर्चा और 6 महीने का समय बर्बाद हुआ क्योंकि ये लिटिगेशन में ले आया। सेलर कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, जबकि गलत वो खुद है। डिसीजन तो 6 महीने बाद जाके हुआ, लेकिन बायर तो लटक गया 6 महीने तक, 50,000 का खर्चा भी हो गया। कौन देगा ये 50,000 का खर्चा? सेलर देगा। आ रही है बात समझ में? तो ये कॉस्ट यहाँ पे इन्होंने ये कही है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई सूट फाइल होता है, या फिर अगर ये खुद, ये जो बायर है, ये रिसीशन का सूट फाइल करता है, भाई मेरे और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना सर, इसको निरस्त कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। रिसीशन के लिए खुद बायर सूट लेके आया है, यानी कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि अगर वो सरवाइव कर गया, जीवित रह गया वो डॉक्यूमेंट, तो उसकी वजह से आगे किसी को परेशानी आ सकती है, तो कह रहा है कैंसिल करवाना है मुझे। ये रेमेडी भी आप एसआरए में पढ़ते हैं। तो ये कैंसिलेशन यानी रिसीशन के लिए सूट लेके आना पड़ा इसको, या इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल हुआ, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो खर्चे होते हैं या जो एडवांस या अर्नेस्ट अमाउंट इसने दे रखा है, वो सब खर्चे वो किससे लेगा? सेलर से लेगा, या उसकी संपत्ति के ऊपर भार होगा। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 56, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन आता है जनरली मार्शलिंग को लेकर के। देखो, ए नाम के व्यक्ति के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं और ये तीनों प्रॉपर्टीज इसने कहा मॉर्गेज रखवा दी बी के पास। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये? मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी तीनों संपत्तियां इसने बंधक रखवाई हैं, मॉर्गेज रखवाई हैं, मतलब उसके बदले लोन उठाया है। अब बाद में क्या हुआ, इसने अपनी एक्स नाम की प्रॉपर्टी को, जिसको इसने मॉर्गेज किया हुआ था, ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी इसने सी को क्या कर दी? सेल कर दी। जिस प्रॉपर्टी को इसने बंधक रखवा रखा था, उस प्रॉपर्टी को इसने क्या कर दिया? बेच दिया। पहला सवाल, क्या वो ऐसा कर सकता है? आंसर इज यस, ये ऐसा कर सकता है। जो प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज रखी गई है उसे दोबारा मॉर्गेज रखना पॉसिबल है, जो प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज रखी गई है उसे सेल करना पॉसिबल है। इसने इस संपत्ति को बेच दिया। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है मार्शलिंग का, ये आपको क्या रूल बताता है? अब देखिए, अपन बी के अगर राइट्स की बात करें, यानी मॉर्गेजी के, तो इसके पास क्या अधिकार है कि अगर इसका लोन इसे अमाउंट नहीं मिलता तो ये क्या कर सकता है? इन प्रॉपर्टीज को बेच के पैसा रिकवर कर सकता है। इसीलिए तो प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी रखता है मॉर्गेजी, कि भाई अगर मुझे लोन पे ऑफ नहीं होगा तो मैं इन संपत्तियों को बेच के अपना पैसा वसूल कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एक चली गई है सी के पास, तो यहाँ पर इस सी व्यक्ति के अधिकार के बारे में कहा गया है, इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। सी नाम का व्यक्ति यानी ये जो बायर है, ये बाउंड कर सकता है मॉर्गेजी को
कि भाई आपके पास और दो संपत्तियां भी तो हैं, इस तरफ ही क्यों नजर है आपकी, एक्स की तरफ? आपके पास वाई है, आपका जेड है। पहले जो संपत्तियां बेचनी है इसको बेचो और अपना लोन रिकवर करो। फिर भी अगर नहीं होता तो एक्स की तरफ आना, ये मैंने खरीद ली है। यानी जो बायर होगा वो क्या कर सकता है, मॉर्गेजी को बाउंड कर सकता है कि आपको क्या करना है, आपके पास जो संपत्तियां हैं उसमें से पहले आप अपना पैसा रिकवर करो, इस बात के लिए कंपेल कर सकता है। ये रूल आपका कहलाता है कौन सा, मार्शलिंग। आ रही है बात समझ में? आप ऐसा का ऐसा रूल पढ़ने वाले हो सेक्शन 81 में भी। सेक्शन 81 भी सिमिलर है। वहां पे सिर्फ फर्क क्या है, इधर तो ये कौन है, मॉर्गेजी, और यहाँ है से बायर। वहां पे दूसरा वाला व्यक्ति भी जो कौन है, मॉर्गेजी ही होता है। मतलब दो मॉर्गेजी हैं तो उनके राइट्स का सीक्वेंस क्या होगा, पहले किसको अधिकार मिलेंगे, उसके बारे में कौन सा सेक्शन है, 81। मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ 57 का भी, उसके बाद आप रीडिंग जो है इसकी अपन कल करेंगे, आप लोग घर से करके आना। यहाँ पे इसने बता रखा है कि प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर एनकम्बरेंसेस एंड सेल फ्रीड देयर फ्रॉम। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी को जब सेल किया जाना है, किसी प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया कि इस पे कोई प्रकार का चार्ज है, और बायर को लेकिन जब बेची तो विदाउट एनी चार्ज के बारे में कही, तो बायर क्या कहेगा, मुझे फ्री फ्रॉम द चार्ज प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो ये झगड़ा इनके बीच में, पार्टीज के बीच में हो जाएगा। इसे सुलझाने के लिए उस संपत्ति को बेचा जाएगा, या फिर वो उसके ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज की अमाउंट को कहा जाएगा कि आप कोर्ट में डिपॉजिट कराओ। भाई निकिता ने जो प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने आपको बताया, इसमें खरीदने के बाद इनको पता चला कि 40,000 रुपए मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में मुझे फला को देने हैं, महिला को। मैं क्यों दूं, मेरे को पहले बताया ही नहीं। तो अब ये झगड़ते हुए कहाँ पहुंचेंगे, वो महिला भी क्योंकि पहुंचेगी, 40,000 इस प्रॉपर्टी पे भार है, मुझे मिलना चाहिए मेंटेनेंस अलाउंस। तो तीन लोगों के गड़बड़ हो गई यहाँ राइट्स की, सबके साथ जस्टिस होना है। कोर्ट में जा रहे हैं अपन, तो कोर्ट क्या कहेगा, सेलर को कहेगा कि भैया आपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रखा था, ये 40,000 रुपए आप यहाँ जमा कराओ हर महीने, जो उस महिला के पास जाए, और डिक्लेयर करेगा कि इनकी प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी है, तब जाके फ्री होंगे ये। और अगर ऐसा नहीं होता तो उस प्रॉपर्टी को ही बेचना पड़ेगा, और बेच करके पैसा या तो कोर्ट कहेगा कोर्ट में जमा कराओ, जिसका जो पैसा जो लिया है आपने वापस दो, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो। मतलब ये सारे कोर्ट का जो रोल होगा, अगर की प्रॉपर्टी किसी प्रकार से एनकम्बरेंस यानी भार वाली है, तो फिर कोर्ट का रोल यहाँ पे आ जाएगा कि उस प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज करके दे, कि अब उस संपत्ति के ऊपर किसी प्रकार का भार यानी एनकम्बरेंस नहीं है। तो इसके बारे में आपको प्रोसेस सेक्शन 57 में बताया गया है। तो कल अपन इसकी रीडिंग करते हैं दोनों सेक्शंस की, 56 एंड 57 कंसेप्ट हमने आज बात की। ओके, आज ओवर करते हैं यहाँ क्लास। कोई भी डाउट हो आज की क्लास का तो डेफिनेटली कल हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। मुझे ही लगा, हालांकि ये लेंदी सेक्शंस थे, कल हमें कंसेप्ट समझना था तो 54 गया, आज लेंदी था तो 55 का कंसेप्ट बहुत लेंदी था, लेकिन इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया ताकि कहीं ऐसा नहीं लगे एक एक दिन में एक ही सेक्शन होता रहेगा तो हो चलिए अपनी गाड़ी। इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए कि कल अपन लोग इस पे बात कर लेंगे।